Hello everyone, welcome again to revision lecture for +1 class chapter 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहले वाले टॉपिक्स हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बच्चा जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैम व्हाट इज कंपनी? सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा कंपनी होती क्या है। इट्स सिंपल मीनिंग कि कोई ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब कुछ लोग मिल जाएं कोई काम करने के लिए तो उसे हम कंपनी बोलेंगे। कब? टू कैरी आउट बिजनेस, करना क्या है, कोई बिजनेस करेंगे मिलके और जिसकी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेटस होएगा फ्रॉम इट्स मेंबर। दैट मींस कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि हम इसके आगे फीचर्स में पढ़ने जा रहे हैं। जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, मतलब जो भी उसको टोटल पैसा चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए, वो उस पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है और एक टुकड़े को नाम दिया जाता है शेयर। हर मेंबर, जो भी इंसान इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसके हाथ में मेंबर बनने के लिए क्या आता है, इस टोटल कैपिटल का एक टुकड़ा जिसका नाम क्या है बच्चा, शेयर्स, उसको दिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे कंपनीज के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, और उसके बाद हम कवर करेंगे कि हाँ जी कंपनी की कितनी टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। आइए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला फीचर है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब कंपनी के नाम पे, अगर जैसे एक इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी ली जा सकती है, वैसे कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी ले सकती है। कंपनी डेट से इनकर कर सकती है, मतलब किसी से उधारी ले सकती है, मनी बोरो कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है खुद के नाम से। किसी मेंबर का नाम नहीं होगा, कंपनी अपने नाम से किसी भी मेंबर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी बाहर वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। स्यू एंड बी सूट का मतलब होता है कंपनी खुद भी किसी को स्यू कर सकती है। मतलब कोर्ट में अगर कंपनी के साथ कोई धोखा होता है तो उस इंसान को या फिर किसी और कंपनी को वो अगर कोर्ट में लेके जाना चाहती है तो लेके जा सकती है। एंड बी सूट का मतलब इस कंपनी को भी कोई बाहर वाला इंसान, अगर इस कंपनी ने कोई धोखा करा तो इस कंपनी के साथ भी, इस कंपनी के ऊपर भी कोई केस किया जा सकता है। देन नेक्स्ट फीचर इज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अपने मेंबर से अलग मानी जाती है, इसकी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है। फॉर्मेशन, कंपनी को बनाया कैसे जाता है बच्चा? पहले तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, बहुत सारे आपको अलग अलग कंप्लायंसेस करने होते हैं एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक कंपनी को बनाना चाहते हो। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या नहीं। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें सारी प्रोविजंस लिखी गई है कि किस तरह कंपनी को रजिस्टर करवाया जाएगा, उसमें कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, क्या क्या उसकी बाकी रिस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिट्स है, हर चीज आपको कंपनीज एक्ट 2013 में दी जाएगी, जो कि आप आगे जाके अपनी हायर क्लासेस में पूरा एक एक्ट लॉ में पढ़ते हैं। Then company has a perpetual succession. Perpetual succession means कि कोई भी मेंबर आए कोई भी जाए, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, कोई भी मेंबर पागल हो जाए, कुछ भी कोई भी रीजन हो, मेंबर के आने से या मेंबर के जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। जब तक कंपनी इंसॉल्वेंसी में नहीं चली जाती, खुद से अपने आप को इंसॉल्वेंट नहीं कर देती बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ में प्रोविजंस लिखी गई है, तब तक कंपनी को कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कंट्रोल। कंपनी को मैनेज कौन करता है बेटा? लाइक मार्क माय वर्ड्स, कंपनी के ओनर्स जो होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी लोगों के पास कंपनी के शेयर्स होंगे वो सब मेंबर्स को क्या माना जाएगा? कंपनी के ओनर्स। एक कंपनी के बेटा हजारों और लाखों मेंबर्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम कहें हजारों
या फिर लाखों मेंबर जो है वो ओनर है, तो वो खुद से मिलके कंपनी को चलाएं। तो लाखों लोगों के द्वारा अगर कंपनी के कोई एक डिसीजन को लिया जाने लगा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो इसीलिए क्या करा जाता है, वो सारे मेंबर्स मिलके, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स को क्या बोला जाता है बेटा, मेंबर्स, वो सारे मेंबर्स मिलके कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि जो भी मेंबर्स थे वो मिलके एक मैनेजिंग कमेटी बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे मेंबर्स मिलके कंपनी के किन्हें सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, डे टू डे जो भी डिसीजन लेने हैं, कंपनी कैसे चलेगी, कौन से बिजनेस को करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वो सारा कुछ डिसाइड करा जाता है बेटा इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है, दे आर सिलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं बच्चा, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जिन जिन के पास शेयर्स हैं कंपनी के, वो क्या बन जाएंगे, ओनर ऑफ कंपनी। और कंपनी मैनेज किन के द्वारा करी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट किसके द्वारा करा जाता है, इन शेयर होल्डर्स के द्वारा ये सिलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, उन सबकी लायबिलिटी होगी बच्चा लिमिटेड। किस हद तक लिमिटेड होगी बेटा, जितनी हद तक उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मैं कहूं मैंने किसी कंपनी में 10 लाख के शेयर खरीदे, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 10 लाख रुपए तक। अगर मेरा पैसा कोई डूब सकता है तो कितना डूब सकता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। इसके बिना कंपनी मेरे कोई भी पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है कि जितनी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा एक शेयर होल्डर का, उसकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगी। बहुत अच्छे, मैम समझ आ गया। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है बेटा, कंपनी जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि अपने सिग्नेचर कर दे। तो इसीलिए जैसे एक नॉर्मल इंसान के, नेचुरल पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, वैसे कंपनीज की एक कॉमन सील होती है, उनकी दे हैव सील, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर कंपनी का नाम एक तरह से खुदाया गया होता है। जैसे कि मैं कहूँ स्टैम्प टाइप जिसे हम कहते हैं। कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता जब तक उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी। कंपनी की अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंपनी की ये कॉमन सील है, उसका मतलब ये होता है कि हाँ जी कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर दिया। और ये सील लगाता कौन है बच्चा, ऑब्वियसली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सारे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एंटर कर रहे हैं विद अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हाँ जी उनको एक बार अप्रूवल जरूर लेना पड़ता है अगर वो कोई भी मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं। देन रिस्क शेयर बाय शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या है बेटा, कंपनी का जो भी रिस्क है ये सब किसमें बट जाता है, अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैं कहूँ कंपनी के ऊपर कोई देनदारियां आ गई, ठीक है, लाइक कंपनी ने कुछ देना था बाहर, कंपनी के एसेट्स बिकने लगे, तो उसके बाद क्या होता है बेटा, सबका पैसा लौटा दिया जाता है। एंड में जो लोग बचते हैं वो लोग होते हैं शेयर होल्डर। जैसे कंपनी अगर बंद हो रही है तो पहले बाकी सबका पैसा कंपनी बांटेगी और एंड में लाइन में कौन खड़े रहेंगे, शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करा था। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं क्या अपनी उस कंपनी के शेयर्स किसी और इंसान को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास वो शेयर्स हैं किसी पब्लिक कंपनी के, लाइक अगर मेरे पास जो शेयर्स हैं से रिलायंस के हैं, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकती हूँ। दैट इज कि पब्लिक कंपनी के अगर शेयर्स हैं तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कभी भी आप अपनी मर्जी से उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरस अगर मैं बात करूं किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की, अगर वो कंपनी प्राइवेट है, मैम ये पब्लिक प्राइवेट क्या होता है बेटा, ये भी हम इन डिटेल प्राइवेट व्हाट इज पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी आगे जाके पढ़ेंगे। बट अगर मेरे वो जो शेयर्स हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी के हैं, तो उसके ऊपर अगर मैं उन्हें ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो मेरे को कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी गई हैं पहले उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर फीचर्स ऑफ कंपनी। आइए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट्स द मेरिट ऑफ कंपनी। अगर हम एक कंपनी बना के किसी बिजनेस को कर रहे हैं, कौन से बिजनेस को बेटा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। याद रखना हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कौन सा पढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। अगर मैं एक कंपनी बना के बिजनेस कर रही हूँ तो उसमें मेरे को क्या क्या फायदे रहेंगे। सबसे पहला क्या है बच्चा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे कंपनी में, जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, सबकी लायबिलिटी कैसी रहेगी बच्चा, लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय
देन फ्रीली ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं कहूँ मैंने किसी कंपनी की, स्पेशली अगर मैंने किसी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो वो मेरी क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट है। जब मैं चाहूँ, जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बेच सकती हूँ। वेरी गुड। देन परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कि एग्जिस्टेंस की, हाँ जी, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए पर कंपनी चलती रहेगी, किसी भी मेंबर के मरने से, उसके इंसॉल्वेंट होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लार्ज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कि इस कंपनीज की एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि बेटा हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा कि वहां पे भी नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, उस पर क्या लग जाती है, रिस्ट्रिक्शन। बट यहाँ पे कंपनीज के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। इन केस ऑफ स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप जितने मेंबर्स चाहे, जितने शेयर होल्डर्स चाहे पब्लिक कंपनी में रख सकते हैं। बट प्राइवेट के ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, कि आप कितने मेंबर्स अपनी कंपनी में रखेंगे, कितने आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसी से आप जितने लोगों से चाहे उतने लोगों से पैसा मंगवा सकते हैं और अपनी कंपनी को जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। वेरी गुड। देन कम्स योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस बेटा कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो उसी के कारण क्या है, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कोई ऐसी वैसी लाइक इंसान नहीं होता कि कोई भी आया और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। कि वो जो होती है मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फॉर्म में, वो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन्हें बहुत हाई लेवल की नॉलेज होती है, तभी उन्हें एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर होएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट को टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेरी गुड। देन कम्स लिमिटेशंस ऑफ अ कंपनी, की अगर आप कंपनी के थ्रू बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस चीज में एक बहुत ज्यादा जोर आता है कंपनी बनाने में, वो है बेटा इसकी फॉर्मेशन। कंपनी बनाना और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में बहुत ही एक लेंथी प्रोसीजर है। इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत एफर्ट्स और बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। देन इट हैज लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी के अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कंपनी ने कितना कमाया, कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, कितनी उसकी देनदारियां हैं, हर चीज कंपनी को पब्लिक में पब्लिश करनी पड़ती है। तो इट इज लाइबल टू पब्लिश इट्स अकाउंट टू जर्नल पब्लिक, जर्नल पब्लिक को इन्हें अपनी हर डिटेल एनुअली देनी पड़ेगी। तो यही है कि इसके कारण इसकी सीक्रेसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है। देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इसमें क्या है बच्चा, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में ध्यान से समझेंगे, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कमा लिया, तो उसका पूरा फायदा किसको ट्रांसफर होएगा, शेयर होल्डर्स को। मैनेज किसने करा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी शेयर नहीं मिलता बेटा, उन्हें उनकी फिक्स्ड सैलरीज दी जाती है। तो इसमें क्या है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता कि जितनी मेहनत आप करोगे आपको उसका उतना फल मिल जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इंसेंटिव्स नहीं होते। इसी के कारण क्या है बच्चा, उसमें इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड टू मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि वो जितने एफर्ट्स डालेंगे उन्हें उतना रिवॉर्ड मिलेगा, उनकी एक फिक्स सैलरीज होती है जो कि उन्हें दे दी जाती है। देन लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ ओनर एंड मैनेजमेंट, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है, जैसे कि मैं कहूँ अगर मैं मेरे हाथ में रिलायंस के शेयर्स है तो मैं एक तरह से रिलायंस की ओनर हूँ टू द एक्सटेंड मेरे पास जितना शेयर है उसका, जितने नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है। बट मेरे को कैसे पता होएगा कि उसके एम्प्लॉइज कौन है, उसके क्रेडिटर्स कौन है, उसके कस्टमर्स कौन कौन है, मेरे साथ उनका एक कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकल के आएगा। ठीक है, मेरा उनके साथ कभी भी 1 to 1 मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो यही होता है कि इसमें एक लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट रह जाता है ओनर्स का भी और मैनेजमेंट का भी, कौन उसके एम्प्लॉइज है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है 1 to 1 सबके साथ एक कॉन्टैक्ट बना के रखना। देन लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, अगेन कि अगर कंपनी को बनाना है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा।
फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। देन कम्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। बेटा चाहे इसके सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिए जाते हैं, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या है, अगर उन्हें कोई मेजर डिसीजन लेना है तो उन्हें पहले उस डिसीजन को, ठीक है, उस जो भी लाइक उन्होंने प्रपोजल रखी है उसे जर्नल मीटिंग में, जर्नल मीटिंग होती है जब सारे मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठा होते हैं और वो मिलकर अप्रूव करते हैं कि हाँ जी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डील करना जा रहे हैं वो उन्हें कर भी सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत, अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो उसे पहले ओनर्स या शेयर होल्डर्स से अप्रूव करवाना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, डिले होती चली जाती है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग क्या है कि अगर आपके पास लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप देख रहे हो कि हाँ जी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बट टाइम इतना है नहीं, ठीक है, तो आपको कई बार वो अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि हाँ जी आपको बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। पहले आप जनरल मीटिंग बिठाएंगे, उसमें लाइक मेंबर्स का अप्रूवल लेंगे, फिर जाके कहीं आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। Then comes conflict of interest among stakeholders. Stakeholders होता है बेटा कोई भी ऐसा इंसान जिसका कंपनी में इंटरेस्ट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो गया, कोई कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कोई भी ऐसा इंसान जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट होता है उसे स्टेक होल्डर बोला जाता है। हर एक का बच्चा अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे कि बच्चा एम्प्लॉयज चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा सैलरीज मिले, जो उनके कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो चाहेंगे कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले लो प्राइसेस पे। जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा डिविडेंड मिले, एक्सेट्रा। कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं हर एक का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी के लिए, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। दिस कंप्लीट्स योर फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। हो बेटा यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। Then comes next topic is your types of companies. अब ये कंपनीज होती कितने तरीके की हैं। सबसे पहले बेटा ये जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि जैसे मालिकी किन किन लोगों की किस तरीके से है, उस बेसिस पे इन कंपनीज को कितनी तरह में बाइफरकेट करा गया है। इन कंपनी की टाइप्स पढ़ने से पहले हमेशा याद रखना बच्चा, ये है सबसे मेन पॉइंट, नोट रिमेंबर वी आर स्टडीइंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। कई बच्चा ये बोलते हैं कि हाँ जी मैम आपने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा दिया, इसमें गवर्नमेंट कंपनी तो पढ़ाया ही नहीं। बट इसमें बच्चा गवर्नमेंट कंपनी आती ही नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी किसमें कवर हो जाएगी, आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें सिर्फ 3 तरह की कंपनीज आती है। तो वन इज बच्चा वन पर्सन कंपनी। मैम ये क्या होता है अभी देखते हैं बच्चा। Then comes your private company and then comes your public company. बच्चा एक चीज मेरी याद रखना बच्चे, पब्लिक कंपनी को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने क्या पढ़ा था बच्चा, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय ईदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वेयर एज जो पब्लिक कंपनी जो किसका पार्ट है बच्चा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अगेन पब्लिक कंपनीज में कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा। पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दो अलग अलग चीज है। क्लियर है बच्चा? आइए सबसे पहले देखते हैं वन पर्सन कंपनी क्या है, जिसमें सिर्फ एक मेंबर होएगा। आएंगे देखेंगे हम आगे। प्राइवेट क्या है, वैसी कंपनी जो कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने मिलकर बनाई है। प्राइवेट कंपनी में बच्चा हम जनरल पब्लिक से पैसा नहीं मांगते। हम जो लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो होते हैं जो या हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स, जितने लोगों को आप पर्सनली जानते हो सिर्फ उन लोगों से आप पैसा ले सकते हो अपनी प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। बट पब्लिक कंपनी क्या है, जिसमें आप ओपनली पब्लिक से पैसा मांग सकते हो अपने बिजनेस को करने के लिए। होप यहाँ तक बच्चा आपको सारा क्लियर होएगा। आइए एक एक करके इन कंपनीज के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहली टाइप ऑफ कंपनी है आपकी वन पर्सन कंपनी। मैम ये वन पर्सन कंपनी क्या होता है, आइए बेटा एक एक करके इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का एंड बुक का भी, ठीक है। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी, जैसे कि बेटा नाम से ही पता लग रहा है इसमें सिर्फ इट हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, सिर्फ एक इंसान इसका मेंबर होएगा।
जो इसका मेंबर है वो सिर्फ एक इंसान, एक से ज्यादा 2 इंसान भी मिलके एक ओपीसी नहीं बना सकते। इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी, और इसकी जो इनकॉर्पोरेशन होती है, इस पे जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं वो सारे वही लगते हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं। इसे वो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी के पास होते हैं, जैसे कि इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी जो एंटिटी है वो अलग होएगी इसके मेंबर से। लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि अगर हम कहें सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसमें क्या फर्क है, वहां पे बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लाइबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड, बट वहां की सारी कमियां यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, जो इसका मेंबर है, एक इकलौता मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, एंड इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कि हाँ जी अगर इसका वो एक इकलौता मेंबर की डेथ भी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी भी आ जाती है, उस केस में भी ये कंपनी चलती रहेगी। देन कम्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीसी। इस ओपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला है बच्चा सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, मतलब एक जीता जाता जागता चलता फिरता इंसान ही इसका मेंबर बन सकता है, मतलब कोई आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि मैं कहूं कोई और कंपनी ने लाइक अपने नाम पे एक ओपीसी खोल ली, ऐसा नहीं हो सकता। एक जीता जागता चलता फिरता नेचुरल पर्सन ही इस कंपनी को खोल सकता है। एक नेचुरल पर्सन जो भी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, मतलब जो कि इंडियन सिटीजन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, तो वो क्या होएगा बच्चा, इंडिया का सिटीजन होएगा। एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड बेटा दोनों कंडीशन साथ में एक साथ पूरी होनी चाहिए, एंड दैट नेचुरल पर्सन शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो पर्सन जो नेचुरल पर्सन है सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो, एंड एट द सेम टाइम ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैम रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, कि बेटा वो इंसान, वो पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन एटलीस्ट या इक्वल टू या मोर देन 182 days in immediately preceding calendar year। मैम मतलब समझा दो, जैसे कि बेटा ईयर चल रहा है 2023, अगर मेरे को इस साल में कोई ओपीसी बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कम से कम 2022 में इंडिया में रही हूं कितने दिन, 182 days और मोर, कम से कम मुझे 182 days या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए पिछले कैलेंडर ईयर में, तभी मैं इंडिया की रेजिडेंट मानी जाऊंगी। तो पहली कंडीशन मैं सिटीजन हूं इंडिया की, एंड सेकंड आई शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, जैसे कि मैं कहूं मैंने एक ओपीसी बना ली, क्या मैं दूसरी ओपीसी बना सकती हूँ, नहीं। वन पर्सन कैन बी नॉमिनी ऑफ वन ओपीसी। अब नॉमिनी क्या होता है बच्चा, कई बार क्या होता है कि हाँ जी हर ओपीसी में जो एक इकलौता इंसान काम कर रहा है तो उसे अपना एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा, कि भगवान ना करे मेरी डेथ हो जाए या कोई और रीजन से मैं बिजनेस कंटिन्यू ना कर पाऊं, तो मेरा नॉमिनी उसके बाद मेरे बिजनेस को चलाएगा। तो एक बंदे का नाम देना पड़ता है जो कि आपके मरने के बाद या फिर लाइक जो भी ओपीसी का ओनर है उसकी डेथ होने के बाद वो आगे बिजनेस को चलाएगा। तो एक इंसान सिर्फ एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। आइए बेटा मैंने आपको समझाने के लिए, केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मैंने इसके लिए आपके लिए अलग अलग केसेस बनाए हैं। सबसे पहले बच्चा देखते हैं केस 1 को, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा। सबसे पहले आते हैं केस 1 की तरफ। मिस्टर एक्स ने ओपीसी 1 बना दी, क्या मिस्टर एक्स ओपीसी 2 बना सकते हैं? आंसर इज नो। अब अगर मिस्टर एक्स की ओपीसी 1 है, वन पर्सन कंपनी एक है, तो वो दूसरी ओपीसी नहीं बना सकते। इसमें तो मैम कुछ था ही नहीं, ये तो आप ऐसे ही बता देते, हमें समझ आ जाता। ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है, आगे से ऐसे छोटे एग्जाम्पल नहीं लूंगी आपके लिए। देन कम्स बेटा केस 2। मिस्टर एक्स है, मैम ये तो पहले भी था बेटा, ये ही दोबारा है। इसने बच्चा एक ओपीसी बनाई, किसने बनाई है? ये मिस्टर एक्स ने। ठीक है मैम, क्लियर है। इसने सान्या उसे बहुत पसंद थी, इसने उसे अपनी ओपीसी का क्या बना दिया? नॉमिनी। कहता अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरा सारा कारोबार किसके नाम कर जाऊंगा? मैं तेरे नाम कर जाऊंगा। किसने किसके नाम कर दिया बेटा इसने पूरा कारोबार अपना? सान्या के नाम इसके जाने के बाद, मतलब इसने नॉमिनी किसे बना दिया? सान्या को। अब एक मिस्टर वाई थे, सान्या के पुराने आशिक, इन्होंने देखा कि हाँ जी मिस्टर एक्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी,
इसने कहा कि मैं भी सान्या तेरे को अपनी ओपीसी, इसने भी एक नई ओपीसी बनाई। क्या मिस्टर वाई अपनी ओपीसी बना सकते हैं? ऑब्वियसली यस। ये कहता कि सान्या मैं भी तुझे अपनी ओपीसी का नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। तो सान्या ने क्या आंसर दिया कि नहीं भाई साहब, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी मिस्टर एक्स की ओपीसी की नॉमिनी हूँ, तो अब आप मेरे को अपनी ओपीसी का नॉमिनी नहीं बना सकते। ओके जी। तो मिस्टर वाई थोड़े से नाराज हो गए। नेक्स्ट केस थी, बहुत एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें क्या हो गया, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। ओके, बहुत बुरा हुआ। उस केस में ये देखो सान्या रो रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मिस्टर एक्स की जब डेथ हुई, मिस्टर एक्स की जब डेथ हुई तो उसका क्या सान्या अभी भी उसकी नॉमिनी रह जाएगी? नहीं, अब वो क्या बन जाएगी बेटा, उसकी मेंबर बन जाएगी। नाउ सान्या विल बिकम मेंबर ऑफ दिस ओपीसी। अब वो जो मिस्टर एक्स ने ओपीसी बनाई थी वो उसकी क्या बन गई है बेटा, मेंबर बन चुकी है। पहले क्या थी, नॉमिनी। मिस्टर एक्स की डेथ होने के बाद अब वो क्या बन गई है, उसकी मेंबर। मैम वेरी क्लियर है। अब मिस्टर वाई के मन में लड्डू फूटा। क्यों? क्योंकि अब ये गया दोबारा सान्या के पास कि सान्या सान्या अब तो आप मेंबर बन गए हो, किसके, मिस्टर एक्स की ओपीसी के। अब आप नॉमिनी तो हो नहीं, तो क्या अब आप नॉमिनी बनोगे मेरी ओपीसी के? तो सान्या ने बोला यस। ये अब नाउ मिस्टर एक्स चाहता है कि सान्या नॉमिनी बन जाए उसकी ओपीसी की। क्या सान्या नॉमिनी बन सकती है? यस शी कैन। नाउ अब सान्या किस पोजीशन में है बच्चा, सान्या मेंबर है किसकी, मिस्टर एक्स की ओपीसी की, एंड एट द सेम टाइम शी इज नॉमिनी ऑफ ओपीसी ऑफ वाई। वो वाई की ओपीसी की क्या बन गई है बच्चा, नॉमिनी। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद टाइम चलता गया और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। एक दिन ऐसा आया जिसमें क्या हुआ, मिस्टर वाई की भी किसी दुर्घटना में डेथ हो गई। सान्या फिर रोने लगी। अब नाउ जब मिस्टर वाई की डेथ हो जाती है तो उसकी ओपीसी की नॉमिनी कौन थी बेटा, सान्या। अब सान्या उसकी ओपीसी की भी क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी। नाउ सान्या विल बिकम मेंबर ऑफ मिस्टर वाईज ओपीसी ऑल्सो। बट सान्या को उसका पहला रूल ओपीसी का याद आता है कि एक इंसान सिर्फ एक ओपीसी चला सकता है। सान्या ने बोला ओ शिट, अब मैं क्या करूं। अब सान्या किस पोजीशन पे खड़ी है बेटा, सान्या मेंबर है मिस्टर एक्स की ओपीसी की भी एंड मिस्टर वाई की ओपीसी की भी। अब सान्या को याद आया कि आई कैन बी मेंबर ऑफ वन ओपीसी ओनली, कि मैं सिर्फ एक ओपीसी की मेंबर बन सकती हूँ। अब सान्या को अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा 180 दिन के अंदर कि वो किसकी ओपीसी की मेंबर बन के रहना चाहती है। उसको अपने एक प्यार को सिलेक्ट करना पड़ेगा। She have to select one OPC in 180 days. That is, she have to withdraw her membership from either of OPC. उसको अपनी दोनों OPCs में किसी एक OPC का हाथ छोड़ना पड़ेगा। And then your next characteristic is, क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है ओपीसी का? तो नहीं, ना ही तो कोई माइनर कौन था बच्चा, जिसकी एज 18 साल से कम है। ना तो माइनर किसी ओपीसी का मेंबर बन सकता है और ना ही वो किसी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ओपीसी बेटा कुछ तरीके के बिजनेसेस नहीं कर सकती। कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो ओपीसी नहीं कर सकती? पहला बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या है बेटा, ऐसी बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जिनके पास 100% जो बैंक्स के पास अथॉरिटीज होती है वो नहीं रहती। तो ऐसा कोई भी बिजनेस इस ओपीसी द्वारा नहीं किया जा सकता। एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। वो किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट की लाइक शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक 1% कंपनी। होप बेटा आपको इसके सारे केसेस समझ आ चुके होंगे। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड देन कम्स योर प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी बेटा एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
बहुत ही भारी वर्ड है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। हम नेक्स्ट लेक्चर की रिवीजन में जो आपका चैप्टर 7 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, उसमें प्रॉपरली देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। पर अभी के लिए आप समझिए ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है कि जो भी आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, जो भी आपके इंटरनल लोग हैं उनसे आपका रिश्ता किस तरीके का रहेगा, ये सारा कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें लिख दे जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दे राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी का कोई भी इंसान मेंबर बन जाता है तो वो अपने शेयर्स को किसी भी इंसान को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकता। पहले उसे एक बार कंपनी को बताना पड़ेगा, अपने जो शेयर्स हैं वो कंपनी को ऑफर करने पड़ेंगे कि हाँ जी ये लो, मैं आपका अभी और ज्यादा टाइम के लिए मेंबर नहीं रहना चाहता। अगर वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है तो उसे अपने शेयर्स पहले कंपनी को बेचने पड़ते हैं, तो वो फ्रीली किसी और बाहर वाले को अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि इसके मिनिमम मेंबर्स कितने रहेंगे बच्चा, 2, एंड मैक्सिमम कितने रहेंगे, 200, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। अगर आपके किसी भी एम्प्लॉइज, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, अगर उनके पास आपके शेयर्स हैं तो वो उन एम्प्लॉइज को इस नंबर में इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा, कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। तो मिनिमम नंबर कितना है बच्चा, 2, एंड मैक्सिमम कितना है आपका 200। एंड लास्ट वन इज प्रोहिबिट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, कि हाँ जी आप अपनी किसी जर्नल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो ये किसी जर्नल पब्लिक को प्रोहिबिशंस लगा देते हैं कि जर्नल पब्लिक से आप पैसा नहीं मांग सकते। एंड दिस कंप्लीट्स योर प्राइवेट कंपनी। एंड नाउ व्हाट लास्ट वन इज व्हाट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है, कहते हैं वो जो प्राइवेट नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी, मजा आया। अब इसमें क्या है बच्चा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उसमें कितने चाहिए थे, 2, यहाँ पे कितने चाहिए बेटा आपको, 7। जो मैक्सिमम नंबर है तो उस पर आपकी कोई भी लिमिट नहीं होती, मिनिमम 7 मेंबर्स होने जरूरी है और मैक्सिमम जितने मर्जी लंगर लगाते रहो। एंड देन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे आपको आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली जब चाहे जब जैसे चाहे अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन इनवाइट जर्नल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, और जर्नल पब्लिक को भी आप बुला सकते हैं कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्ट पॉइंट जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझेंगे, एबीसी लिमिटेड एक क्या है बच्चा, एक पब्लिक कंपनी है। एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी थी, और क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, यस, बिकॉज इट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके एबीसी के नाम पे क्या एबीसी अपने नाम पे किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकती है, आंसर इज यस। तो इस कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड ने एक इन्वेस्टमेंट करी किसमें बच्चा, XYZ में। XYZ क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी में कोई दूसरी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, यस ऑब्वियसली। तो इसने इस कंपनी का XYZ प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर अपने हाथ में ले लिया। अब मेजॉरिटी वोटिंग राइट किसके पास है बच्चा, एबीसी लिमिटेड के पास। अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करती है तो ये माना जाता है कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, किसकी बेटा, एबीसी लिमिटेड की। XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या बन जाती है, इससे सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, किसकी बेटा, एबीसी लिमिटेड की। इट मींस XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो ये क्या थी बेटा, एक प्राइवेट कंपनी थी। नाउ इन दिस केस XYZ प्राइवेट लिमिटेड भी is also will also be treated as a public company। अगर अब इसको कंक्लूड करते हैं, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी बन जाती है एक पब्लिक कंपनी की, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा, एक पब्लिक कंपनी। और इस पे जो प्रोविजंस एक पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है वो सारी इस प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। होप बेटा यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर होएगा।
अगर बच्चा आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज डू आस्क दैट डाउट्स, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे आपके बिजनेस स्टडीज के लेक्चर लग रहे हैं बेटा, वैसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स के, अकाउंट्स के भी, इकोनॉमिक्स के भी रिवीजन लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स। आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।